हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर के क्वेश्चंस। लास्ट टू पार्ट में हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल टेक्निक डिस्कस की थी, पूरे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे स्किप करके आए हो तो आपको चीज़ें समझ में शायद नहीं आएंगी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस इसमें मैं सॉल्व करवाऊंगी। जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस करके आए हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखना, देन इस पे आप आ सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी आज की डिस्कशन विद दी क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपस में इन दोनों प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ दी प्रोजेक्ट्स इज ₹5 लाख, यानी ये आपको क्या बताया है, आउटफ्लो बताया है। क्या बोला है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट आउटले। दिस मीन्स कि अगर आप ये प्रोजेक्ट्स टेकअप करते हो तो दोनों ही प्रोजेक्ट का जो आउटफ्लो होगा इनिशियली, दैट इज ₹5 लाख एंड ईच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 5 years, यानी कि मेच्योरिटी लाइफ भी आपको बता दी है दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए। Under three possible situations, their annual cash flows and probabilities are as under। लिखा क्या है, एनुअल कैश फ्लोज। 5 years की मेच्योरिटी है, एनुअल कैश फ्लोज दिए हैं, यानी कि जो कैश फ्लो मेंशन करके दिया है वही कैश फ्लो होगा एवरी ईयर फॉर दी 5 years, इसलिए इसको एनुअल कैश फ्लो टर्म यूज़ किया गया है। राइट, पढ़ लेते हैं तीन सिचुएशन कौन सी हैं। अगर सिचुएशन अच्छी रहती है जिसकी की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.3, तो प्रोजेक्ट ए में कैश फ्लो कितना होगा, 6 लाख एवरी ईयर। राइट, एंड प्रोजेक्ट बी में कितना होगा, 5 लाख एवरी ईयर। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है विच हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, कैश फ्लो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट ए में होगा 4 lakhs एवरी ईयर एंड 4 लाख ही होगा इन दी प्रोजेक्ट बी फॉर एवरी ईयर फॉर दी 5 years। करेक्ट। वर्स सिचुएशन अगर आ जाती है जिसकी की प्रोबेबिलिटी है 0.3 की, तो कैश फ्लो कितना हो जाएगा, प्रोजेक्ट ए में होगा 2 लाख का एवरी ईयर एंड प्रोजेक्ट बी में होगा 3 लाख एवरी ईयर। पॉइंट क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है 7%। आपसे पूछा है कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सप्लेन विद दी वर्किंग्स। पॉइंट क्या है कि क्या हमें पता है कि अगर हमें दो प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हमें रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करना है या प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करना है। इतनी चीज़ हमें पता है, इतनी चीज़ हमें समझ में आती है। पॉइंट क्या है कि अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर हमें निकालना है कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है एनपीवी, जो कि हम इंटर में भी निकालते थे और फाइनल में भी हमने सीखा कि अगर डेटाज अलग अलग तरीके से गिवन है तो एनपीवी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। राइट, और एक दूसरी चीज़ और थी विच वॉज स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, ऐसा ही था। करेक्ट। अब पॉइंट क्या है, आप डेटा को अच्छे से देखो और आप मुझे बताओ, क्या अगर आपको मैं बोलूं कि आपको आज निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या आप निकाल पाओगे। देखो अच्छे से, क्या इसमें ऐसा कुछ इतना मुश्किल लिखा हुआ है, क्या डेटा इस तरीके से प्रेजेंटेड है कि आप एनपीवी नहीं निकाल पाओगे। देखो पॉइंट क्या है, आपको इन्फ्लोज दिए हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि ये इनफ्लो सिर्फ एक ईयर का नहीं है, दिस इज़ फॉर दी 5 years, यानी कि एवरी ईयर आपको यही कैश फ्लो इनकर होगा। ठीक है, अच्छी सिचुएशन रही तो हर साल 6 लाख का हो जाएगा, अगर नॉर्मल रही तो 4 लाख का हो जाएगा, अगर वर्स हुई तो 2 लाख का हो जाएगा, बट एवरी ईयर दिस विल बी योर कैश फ्लो। करेक्ट। पॉइंट क्या है कि अगर मुझे निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला होता था, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। क्या मुझे आउटफ्लो पता है, आंसर इज यस। मुझे क्वेश्चन में 5 लाख का आउटफ्लो दिया हुआ था, जो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही मार्क कर लिया था। राइट, क्या निकालना पड़ेगा अब एनपीवी निकालने के लिए, पीवी ऑफ इनफ्लोज। पीवी निकालने के लिए मुझे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई थी। राइट, तो मुझे रेट तो पता है कि मुझे कौन से रेट से
प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट पॉइंट क्या है, क्या मुझे इन्फ्लोज पता है? क्या मुझे पता है कि मुझे कौन सा इन्फ्लो कंसिडर करना है? नहीं पता। 6 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, कोई सा भी कैश फ्लो हो सकता है। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि कौन सा कैश फ्लो इनकर होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज इनफ्लो कंसिडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनपीवी। यही बात हुई थी हमारी लास्ट पार्ट। अगर आपने देखा, आपको ये चीज़ पता होगी कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नहीं समझ में आता कि एनपीवी निकालने के लिए कौन सा इनफ्लो कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इनफ्लोज दिए हुए हैं और उनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा कैश फ्लो इनकर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बेस्ट वे आउट ले लेते हैं, विच इज़ द एवरेज वैल्यू, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, इनफ्लो ही तो लेना है ना, राइट। अब इनफ्लो हर साल में, यानी 5 इयर्स की लाइफ है, तो हर साल जो इनफ्लो है वो 6 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ तो यही है, ठीक है। तो एवरेज जब मुझे निकालना होता है प्रोबेबिलिटीज़ वाले डेटा का, तो मैं क्या करती हूँ, इनफ्लो को मल्टीप्लाई करती हूँ विद द प्रोबेबिलिटी, लास्टली मैं उनका सम निकाल लेती हूँ और बोलती हूँ दिस इज़ द एवरेज इनफ्लो। ये चीज़ हमें पता थी। अब एवरेज इनफ्लो हमारे पास आ जाएगा, दिस मीन्स हमें पता चल गया कि इनफ्लो क्या है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम अब हमें इनफ्लो क्या कंसिडर करना है वो हमें पता है। मान लो मैंने अभी इनफ्लो निकाला, राइट, एवरेज किया, इनफ्लो निकाल लिया। मैंने एवरेज क्या किया होगा, 6 लाख इंटू 0.3 प्लस 4 लाख इंटू 0.4 प्लस 2 लाख इंटू 0.3, यही किया होगा, लास्ट में सम कर दिया होगा। मान लो आपने ये एवरेज किया और आपके पास आ रहा है 5 लाख का एवरेज इनफ्लो, ठीक है। ये अज्यूम किया है, कैलकुलेट अभी आप देख लेंगे सॉल्यूशन तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या आ रहा है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन कि 5 लाख का हमारा एवरेज कैश फ्लो आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लोज करना है, माइनस करना है आउटफ्लो। आउटफ्लो तो मुझे पता है 5 लाख है। पीवी करने के लिए मुझे लेना होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, करेक्ट, जिसके लिए कि मुझे रेट दिया है 7% का। पॉइंट क्या है कि इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या ये कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का है, या ये सेकेंड ईयर का है, या थर्ड का है, या फोर्थ का है, या फिफ्थ का है, या ये इन सभी ईयर्स का सेम कैश फ्लो होगा, सभी ईयर में सेम कैश फ्लो होगा। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो ऑफ द कैश फ्लो, जैसे मान लो ये जो 5 लाख आया है एवरेज कैश फ्लो, ये एवरेज निकाल के आप प्रूफ क्या करना चाहते हो कि ये 5 लाख कैश फ्लो होगा एवरी ईयर, यही तो बोलना चाहते होगे ना। जब आपको ये 6 लाख दिया था तो ये 6 लाख किस लिए दिया हुआ था, हर ईयर में इनकर होगा, ये चीज़ बोली थी। ये 4 लाख भी एवरी ईयर के लिए दिया था, 2 लाख भी आपको एवरी ईयर के लिए दिया था, राइट। यानी ये 5 सालों के लिए आपको डेटा गिवन था, आपने एवरेज निकाला, तो वो एवरेज भी कितने ईयर्स के लिए होगा, 5 ईयर्स के लिए। यानी एवरी ईयर आपको 5 लाख का कैश फ्लो होगा एवरेजली। दिस इज व्हाट यू मेंट व्हेन यू कैलकुलेटेड द एवरेज इनफ्लो, करेक्ट। यही है ना मतलब इसका। नहीं समझ में आया, दोबारा बोल देती हूँ। आपको जो डेटा दिया था, जिसमें कि आपको बोला था कि 6 लाख का कैश फ्लो होगा, मैंने आपको बोला था पहले ही, बहुत ध्यान से समझना, कि 6 लाख का जो कैश फ्लो है दैट विल बी दी कैश फ्लो एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, राइट। तो जब आपने एवरेज निकाला है तो वो एवरेज भी कब होगा, हर साल होगा, राइट। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो किसी ऐसे कैश फ्लो का जो कि सेम है एवरी ईयर, तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। दो तरीके होते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के। अगर मान लो 5 लाख का कैश फ्लो है एवरी ईयर, तो मैं क्या कर रही हूँ, मान लो 2 ही साल थे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 लाख को मल्टीप्लाई करूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द ईयर 1, प्लस ये वाले 5 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूँ विद दी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईयर 2, क्योंकि ये ईयर 2 का कैश फ्लो था। या तो मैं ऐसे करके सम कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, 5 लाख क्योंकि कॉमन ही है, 5 लाख तो क्या है, कॉमन है, दोनों ईयर में सेम ही कैश फ्लो हो रहा है, तो मैं 5 लाख को कॉमन ले लूँगी, प्लस क्या कर लूँगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2,
इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसको हम क्या नाम देते थे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, राइट। तो क्योंकि ये कैश फ्लो जो 5 लाख का है, दिस विल बी दी कैश फ्लो एवरी ईयर फॉर दी 5 years। तो जब ये कैश फ्लो सेम है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये किसी एक साल का कैश फ्लो तो दिया नहीं था कि मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, राइट। ये जो 6 लाख दिया था ये भी 5 सालों के लिए दिया था, 4 वाला भी 5 सालों के लिए दिया था, और ये 2 लाख वाला भी 5 सालों के लिए था। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए भी ये जो डेटा गिवन था दिस वाज फॉर एवरी ईयर फॉर दी 5 years, क्योंकि ये एनुअल कैश फ्लो था, करेक्ट। अब एनपीवी निकालना आ गया हमें, प्रोजेक्ट ए का भी इसी तरीके से निकल जाएगा एंड प्रोजेक्ट बी का भी इसी तरीके से निकल जाएगा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, राइट। चलिए बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे पता था, क्योंकि ये डेटा जो दिख रहा है हमें, ये कैसा लग रहा है आपको? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ईयर में अच्छी कंडीशन हुई, सेकंड में नहीं हुई, कोई भी कैश फ्लो इनकर हो सकता है। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, इवन थर्ड ईयर में भी कुछ भी केस सिनेरियो हो सकता है। तो प्रोजेक्ट ए में भी यही सेम चीज़ अप्लाई हो रही है और प्रोजेक्ट बी में भी, यानी कि प्रोजेक्ट ए का डेटा भी इंडिपेंडेंट है और प्रोजेक्ट बी का डेटा भी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट डेटा के टाइम पे हम क्या करते थे कि कैश फ्लोज हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो हम क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम कैश फ्लोज कंसिडर करते थे, उनकी प्रोबेबिलिटी ले लेते थे, यही करते थे। प्रोजेक्ट ए के लिए मैं क्या करूँगी, जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इंडिपेंडेंट डेटा होता था तो मैं कैश फ्लो वाला डेटा ही कंसिडर कर लेती थी वाइल कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्ट ए की कैश फ्लोज लूँगी, उसकी प्रोबेबिलिटी लूँगी, मीन मैं ऑलरेडी निकाल के आई हूँ। मीन कैसे निकलता है, ये जो कैश फ्लोज थे इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में सम करना है, ऐसे ही मीन निकलता है। मीन तो मैंने ऑलरेडी निकाला था एनपीवी निकालने के लिए, निकाला था ना। जब मुझे इन्फ्लोज कंसिडर करने थे तो मैं इन्फ्लो कौन से कंसिडर कर रही थी? एवरेज इन्फ्लो। वो एवरेज इन्फ्लो क्या होता है? मीन होता है, राइट। तो मीन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, डेविएशन निकालूंगी ऑफ दिस कैश फ्लो एंड दिस मीन। मान लीजिए कैश फ्लो को मैंने नाम दिया एक्स, तो मीन क्या होगा? एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार करूँगी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करूँगी। लास्ट में मुझे क्या करना होता है, डेविएशंस का एवरेज करना होता है। तो एवरेज कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फ्यूचर डेटा गिवन है। लास्ट में मुझे क्या करना होता है, इनका सम निकालना होता है। सम निकाल लूँगी, उसके बाद क्या करूँगी मैं, इस सम को नाम देती हूँ वेराइंस। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिए थे डेविएशंस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ऑफ द वेराइंस, एंड नाउ आई कैन नेम इट एज स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए भी हम कैश फ्लोज वाला डेटा ही कंसिडर कर लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे पास दोनों ही प्रोजेक्ट्स का एनपीवी भी आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। एंड नाउ वी विल हैव द क्राइटेरिया ऑन विच वी कैन डिसाइड कि हमें प्रोजेक्ट ए टेकअप करना है या प्रोजेक्ट बी टेकअप करना है, राइट। फटाफट से इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। कैलकुलेशन ही है इसमें, दैट यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। जो चीज़ समझाने की थी वो मैंने समझा दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया एनपीवी निकालना, जिसके लिए कि हमें क्या करना होता है, एवरेज कैश फ्लो निकालना होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी से कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, उनका सम करते हैं और उसको बोलते हैं दिस इज़ आर एवरेज इनफ्लो। ये जो एवरेज इनफ्लो था इसको कंसिडर करना है। आउटफ्लो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ था, तो एनपीवी निकालने के लिए क्या किया, आउटफ्लो लिया। पीवी ऑफ इनफ्लोज जब हमें निकालना था तो पीवी के लिए मैंने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 लाख जो हमारे पास आया है दिस इज़ नॉट द कैश फ्लो फॉर एनी वन ईयर, दिस इज़ द कैश फ्लो दैट विल बी इनकर्ड एवरी ईयर, राइट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लोज, जिसमें से कि हमें आउटफ्लो माइनस करना होता है। हमारे पास आ जाता है एनपीवी। सिमिलरली हमने प्रोजेक्ट बी का भी एवरेज कैश फ्लो निकाला, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली पीवीए से मल्टीप्लाई करके, लास्टली हम निकाल पाए एनपीवी। जब हम आए थे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने क्या बोला था, या तो आप देखो टेबल भी बना सकते हो, या इन्होंने डायरेक्टली जो फॉर्मूला, जो मतलब चीज़ें हम टेबल फॉर्मेट में करते हैं, वो इन्होंने डायरेक्टली कर दी। देखो किया क्या है इन्होंने, 6 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख क्या है, 4 लाख क्या है, एक्स बार मीन, राइट। ये जो आपने निकाला है ना 4 लाख, दिस इज एवरेज मीन, राइट। ये क्या है, 6 लाख जो इन्होंने दिया हुआ, ये डेटा था जो हमें कैश फ्लो का गिवन था, जैसे कि हम एक्स बोल रहे थे। तो किया क्या इन्होंने, एक्स माइनस एक्स बार किया है। एक्स बार का हम करते क्या है, ये जो डेविएशन होती है एक्स माइनस एक्स बार का हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करके एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इन्होंने निकाला वही जो टेबल फॉर्मेट में हम चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने निकाल लिया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। दोनों का ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गया। अब आप देखो, क्योंकि एनपीवी सेम है, तो प्रोजेक्ट का जो भी डिसीजन आपने लेना है वो किस बेस पे लोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे। जब एनपीवी सेम आ रहा है तो दूसरे क्राइटेरिया पे जंप करना पड़ेगा, विच इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रोजेक्ट बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए से कम है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है वो लेस रिस्की होता है, तो हमें वो वाला प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए जो लेस रिस्की है, राइट। तो हमें प्रोजेक्ट भी टेकअप करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों ने चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होंगी लास्ट पार्ट्स में, तभी आप यहाँ पे अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, चीज़ें आप लिंक करके समझ पाएंगे, राइट। डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई विथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको प्रोजेक्ट एक्स दिया है, वाई दिया है, ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेड एनपीवी भी आपको दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको बता दिया। तो अब जो चीज़ें निकालनी होती है वो तो इन्होंने दे दी, तो अभी जानना क्या चाहते हैं, विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन दी अबव डेटा। इन दोनों डेटाज के बेस पे आप कौन सा जो प्रोजेक्ट है उसे रिकमेंड करोगे टू दी कंपनी, राइट, ये पूछा है। अब आप देखो, अगर यहाँ पे एनपीवी दोनों ही प्रोजेक्ट्स की सेम होती, मान लो 122,000 इसकी है एंड 122,000 ही एक्स की भी होती एंड वाई की भी होती, तो आप क्या करते, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख लेते। जैसे अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा एनपीवी सेम थी, तो क्लियरली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे डिसाइड कर लिया कि भाई जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है हमें वो चूज़ करना चाहिए, राइट। या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम होता, तो हम एनपीवी के बेस पे डिसाइड कर लेते कि जिसकी एनपीवी ज़्यादा है हमें वो वाला प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए। बट इस केस में दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना ये सेम है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, ना एनपीवी सेम है, राइट। दोनों में से कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो अब हमें डिसीजन तो लेना है। अब कैसे लेंगे, क्या मैं ऐसी रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कम लग रहा है, इसकी पर एनपीवी भी कम है, पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, तो इसकी एनपीवी भी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा प्रोजेक्ट वाई में, तो मुझे वो ले लेना चाहिए। क्या मैं ऐसे डिसाइड कर सकती हूँ, आंसर इज़ नो। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा रिस्क एंड रिटर्न, राइट। मुझे रिस्क को कंपेयर करना पड़ेगा विद द रिटर्न। अब जो स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर करके आए थे, या जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हुए देखा था, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें इस केस में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में भी जहाँ पे हमें रिटर्न दिया होता था और रिस्क दिया होता था, तो अगर हम कंपेयर नहीं कर पा रहे होते थे तो हम क्या निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते थे, और उस बेस पे हम डिसाइड कर लेते थे कि कौन सा जो फंड है या कौन सा शेयर है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी तो सिचुएशन वही है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, दिस मीन्स आपको रिस्क पता है, आपको रिटर्न पता है, ठीक है। आपको रिस्क पता है, आपको रिटर्न पता है, तो क्या आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के बता सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए।
आंसर इज यस। फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज व्हाट? योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट आप इसका पार्ट 2 पढ़ो, उसमें इन्होंने क्या कहा है, एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल चेंज इफ यू यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में आपसे इन्होंने क्या पूछा, अबव डेटा के बेस पे बताओ कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और सेकंड पार्ट में इन्होंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे निकालने के लिए बोला कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए। कायदे से जब मुझे ये अबव डेटा दिया हुआ है, मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही देख के समझ लेना चाहिए कि भी कौन सा टेकअप करना है, राइट? क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने अभी देखा, या फिर मैंने जो आपको केस सिनेरियोज बताई कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम होता या फिर एनपीवी दोनों की सेम होती, तो हम क्लियरली डिसाइड कर सकते थे। ऐसा कोई केस सिनेरियो तो यहाँ पे है नहीं। बट स्टिल इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि इन्होंने सेकंड पार्ट में ऑलरेडी आपको वो ऑप्शन दिया खुद से, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे बताओ। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी बेस पे हमें बताना पड़ेगा, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक बेस ले लेते हैं, यानी रिस्क के बेस पे हम बता देते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए। लेस रिस्की कौन सा है, एक्स, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो हम बोल देंगे कि भाई एक्स टेकअप कर लो, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहाँ हमें पूछा गया है इन दी सेकंड पार्ट, वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला हमारा अप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लास्टली, विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई? ऑफ कोर्स, जब आपको डेटा दिया हुआ है और वो डेटा में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ना स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है ना एनपीवी सेम है, तो आपको कायदे से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे ही निकालना चाहिए था। ये जो इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, आई डोंट थिंक क्या सोच के किया है, बट स्टिल चलो, फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे बता दिया, तो ऑफ कोर्स हम तो यही बोलेंगे ना कि हमें तो पहले ही लग रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे निकलना चाहिए। तो जिसमें हम दोनों ही चीज़ों को वेटेज दे रहे हैं, राइट? फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे बता दिया कि मुझे जो प्रोजेक्ट एक्स है वो टेकअप करना है, राइट? लेकिन कायदे से दोनों चीज़ें जो दी हुई हैं, यानी कि रिटर्न भी पता है हमें, रिस्क भी पता है, तो दोनों चीज़ों को वेटेज तो हम दे ही नहीं रहे। फर्स्ट पार्ट में हम दोनों चीज़ों को वेटेज नहीं दे रहे, वेयर एज जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो हम दोनों ही जो हमें डेटाज दिए हुए हैं, दोनों को वेटेज दे रहे हैं, दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, रिस्क को भी देख रहे हैं, रिटर्न को भी देख रहे हैं। तो हमें कायदे से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही सही मेजर लगना चाहिए फॉर रिकमेंडिंग विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, राइट? फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लो, कुछ भी ऐसा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है? बस क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी बना दिया इन्होंने, राइट? देखो, इन्होंने फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे बोल दिया एक्स को चूज़ कर लोगे कि लेस रिस्की है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कम है। वेयर एज सेकंड पार्ट में इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, जिसमें कि इन्होंने मीन कंसिडर कर लिया, राइट? जहाँ आपको जो दिया हुआ था ना डेटा में, अब कंफ्यूज मत होना। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था और आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी दी थी, तो एक्सपेक्टेड वर्ड जहाँ यूज़ हो गया ना, वो ऑलरेडी एवरेज है डेटा, ठीक है? और एवरेज ही क्या होता है, मीन होता है। तो जब डिवाइड करना है मीन से, तो आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है? एक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ हो गया ना, फिक्स्ड एनपीवी नहीं दी, एक्सपेक्टेड एनपीवी दी है। दिस मीन्स उन्होंने एवरेज डेटा कंसिडर किया होगा, प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया होगा कहीं ना कहीं पे, और वो आपको एक्सपेक्टेड डेटा उन्होंने दे दिया। तो एक्सपेक्टेड है, दिस मीन्स एवरेज है, मीन है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए ई एन पी वी से डिवाइड करना है। अब इनका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखना है। इन्होंने लिखा है कि एनपीवी मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हम देख लेते हैं एनपीवी मेथड कंपैटिबल है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक तो टाइम वैल्यू भी कंसिडर हो जाती है एनपीवी में, राइट? और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का भी पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट एक्स में हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा या प्रोजेक्ट वाई में, राइट? कैलकुलेट इन्होंने फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे किया है, सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे किया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने अपना ही लिख दिया कि भाई एनपीवी मेथड के बेस पे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि जो दो ऊपर आप चीज़ें करके आए हो, राइट, उनके बेस पे आपको बताना चाहिए था कि कौन सा इनमें से सुटेबल है। बट ठीक है, अब इन्होंने ये चीज़ लिखी है, तो आप देख लेना आपको कौन सा ठीक लग रहा है, और वही आप अपने एग्ज़ाम में करके आ जाना, ठीक है? मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको याद रह जाता है कि
इस क्वेश्चन में आईसीआई का सॉल्यूशन था जिसमें कि एनपीवी मेथड लिखा था, या फर्स्ट केस में इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे बताया था। अगर याद रह जाता है तो आप आईसीआई वाला ही सॉल्यूशन करके आना, क्योंकि मार्क्स तो तभी मिलेंगे। बट क्या चीज़ ठीक है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। KLM Limited is considering taking up one of the two projects, Project K and Project S. Both the projects having same life and require equal investment of rupees 80 lakhs each. यानी कि हमें आउटफ्लो दे दिया है दोनों ही प्रोजेक्ट्स का। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट द सेम यील्ड, यानी कि रिटर्न जो है, मतलब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही यील्ड हमें मिलेगा, यानी सेम ही रिटर्न मिलने वाला है। एज द कंपनी इज न्यू टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद सर्टेनिटी, क्योंकि लाइन ऑफ बिजनेस अलग हो गया। तो अब कंपनी क्या है, कैश फ्लोज को सही तरीके से सर्टेनली, सर्टेन मीन्स मतलब यही कैश फ्लो होंगे, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा, असर्टेन ही है, एस्टिमेट लगा रहे हैं वो कि आगे जाके ये कैश फ्लोज इन प्रोजेक्ट को टेकअप करने में होगा, क्योंकि लाइन ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट नाउ। An attempt was therefore made to use probability to analyze the pattern of cash flows from other projects during the first year of operation। यानी उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन के लिए कौन कौन से कैश फ्लोज हो सकते हैं विद देयर प्रोबेबिलिटी, वो एनालाइज करने की कोशिश की, राइट। दिस पैटर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, यानी कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी यही कैश फ्लोज होंगे, ऐसा बोला गया है। इन्होंने एक साल के लिए दिया है डेटा, बट इन्होंने क्या बोला कि आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए भी यही पैटर्न कंटिन्यू करेगा। द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस आर एज फॉलोज, आपको दे दिया है डेटा जिसमें कि इन्होंने आपको प्रोजेक्ट के दिया है, प्रोजेक्ट एस दिया है, कैश फ्लो बता दिया, प्रोबेबिलिटी दे दी, दोनों के ही कैश फ्लोज एंड प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। पूछा क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। क्या मुश्किल है इसमें, डेटा इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। पहले निकाल लो x बार विच इज़ मीन, राइट। मीन निकाल लिया तो पहले डेविएशंस निकाल लो x माइनस एक्स बार करके, यहाँ पे भी मीन निकाल लो y बार, y माइनस वाई बार करके निकालेंगे डेविएशंस। डेविएशंस का करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करना होता है, डेविएशंस का एवरेज करना होता है। एवरेज करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करा क्या आया, वेरिएंस। इसको अंडर रूट करा क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसे अगर हमने डिवाइड कर दिया विद दिस एक्स बार तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कुछ मुश्किल था, सब समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है, बहुत ईजी से ही। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ही ये चीज़ें आप ऑलरेडी करके आ चुके हो। नाउ आपसे पूछा कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर है, तो ये तो आपको आप ऑलरेडी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल चुके, वेरिएंस निकाल चुके। क्या आप इसके बेसिस पे ये नहीं बता पाओ कि कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर है, इजीली बता पाएंगे, राइट। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता हैं, आप बेसिक से चीज़ें करते हुए आ रहे हो, तो आप कुछ भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट के था, टैबुलर फॉर्मेट में करो या कैसे भी करो, मीन होता है, राइट। मीन निकाला है इन्होंने एवरेज करके, मीन आ गया 15। फिर आप देख लो क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार है, स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई किया है विद द प्रोबेबिलिटी, सम किया है, क्या निकल के आया, वेरायंस। वेरायंस का अंडर रूट किया तो क्या निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट है। सिमिलरली प्रोजेक्ट इसके लिए इन्होंने निकाला है ये मीन, मीन से निकाली हैं ये डेविएशंस, डेविएशंस का किया है स्क्वायर, और ये डेविएशंस के स्क्वायर को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है विद द प्रोबेबिलिटी, लास्ट में क्या किया है, इनका सम किया है, सम करके क्या आता है, वेरायंस। वेरायंस का अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मैं इसे मीन से यानी ये 2.19 को अगर मैं 15 से कर दूँ अगर डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर है ये डिटरमाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल चुके हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में निकाल चुके हो, और हमें पता है
कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है, वो लेस रिस्की होता है। जिसका ज़्यादा आता है वो प्रोजेक्ट रिस्कियर होता है, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 5। Project X and Project Y are under the evaluation of XY company. The estimated cash flows and their probabilities are as follows. आपको दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि उन्होंने क्या बोला, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एंड प्रोबेबिलिटीज हमने दे दी है। देखो, प्रोजेक्ट एक्स है, ये आपको दी है उसकी इन्वेस्टमेंट, दिस मीन्स आउटफ्लो आपको दिया हुआ है। आपको दिए हुए हैं ईयर 1, 2 एंड 3 के अलग अलग कैश फ्लोज विद देयर प्रोबेबिलिटीज, राइट। प्रोजेक्ट वाई में आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 80 लाख्स की, दिस मीन्स दिस इज योर आउटफ्लो। आपको यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो दिया है विद द प्रोबेबिलिटी। क्या आप डेटा को देख के बता सकते हो कि क्या ये डेटा कंप्लीटली डिपेंडेंट का है या कंप्लीटली इंडिपेंडेंट का है? क्या केस सिनेरियो ये है, आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाओगे। कैसे बताओगे? देखो, क्या बोला, ईयर 1 में 30 लाख्स का कैश फ्लो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30, राइट। ये 30 हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी 30 होगा और थर्ड ईयर में भी 30 ही होगा, और इस पूरे की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.30। यानी कि ये जो कैश फ्लोज हैं, दीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। ये कैश फ्लोज कैसे हैं? कंप्लीटली डिपेंडेंट। नाउ प्रोजेक्ट वाई को अगर आप देखोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी दी है, एनुअल कैश फ्लोज दिए हैं थ्रू लाइफ, जिसमें आपको की इन्वेस्टमेंट दी हुई है 80 लाख्स की, दिस मीन्स दिस इज योर आउटफ्लो, राइट। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप देखो आपको डेटा कैसा दिख रहा है। 0.20 की प्रोबेबिलिटी है कि आपका 40 लाख्स का कैश फ्लो होगा एवरी ईयर, दिस मीन्स कैश फ्लो एवरी ईयर वाले जो कैश फ्लोज हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट। देखो पूछा क्या है हमसे, विच प्रोजेक्ट इज बेटर बेस्ड ऑन एनपीवी क्राइटेरिया विथ दी डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। आपको ऑलरेडी पीवी फैक्टर निकालने के लिए इन्होंने डिस्काउंट रेट दे दिया 10% का। आपसे पूछा है कि एनपीवी के बेस पे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, यानी आपको निकालना क्या है? एनपीवी। अब अगर मैं इस डेटा को कम्प्लीटली डिपेंडेंट कंसिडर करूं, तो जब मुझे एनपीवी निकालनी होती थी तो मैं क्या बोलती थी, क्योंकि डेटा कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर, तो हमें पता है कि ईयर 1 में अगर एक कैश फ्लो हम कंसिडर कर लें तो ईयर 2 में कौन सा कैश फ्लो लेना है और ईयर 3 का कौन सा कैश फ्लो लेना है, तो हम एनपीवी निकाल पाते थे। हम एनपीवी निकाल सकते हैं अगर ये 0.30 वाली प्रोबेबिलिटी के कैश फ्लोज अगर हो जाएं, राइट। हम 0.40 वाली प्रोबेबिलिटीज़ के ये 3 कैश फ्लोज के साथ भी एनपीवी निकाल सकते हैं। हम 0.30 वाली प्रोबेबिलिटीज़ के जो कैश फ्लो हैं उसके कैश फ्लो से भी हम एनपीवी निकाल लेते थे। लास्ट में हम क्या करते थे, एवरेज कर लेते थे। एवरेज कैसे करेंगे? 0.30, 0.40, 0.30 हमें क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम करके एवरेज निकाल देते थे, और वो एवरेज एनपीवी जो होती थी उसको हम कंसिडर कर लेते फॉर डिटरमाइनिंग कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि ये डेटा कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले एनपीवी निकाल लेंगे तीनों ही केस सिनेरियोज में, तीनों ही प्रोबेबिलिटीज़ के लिए। लास्टली हम उनका एवरेज कर लेंगे, राइट, जो कि हम यूजुअली करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट डेटा होता था तो हम कैश फ्लो ले लेते थे एवरेज वाला, राइट, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। तो एनपीवी भी कैसी आती होगी? एवरेज आती होगी। यहाँ पे भी एनपीवी जो है वो 3 एनपीवीज आपके पास आ जाएंगी। एक आ जाएगी विद द प्रोबेबिलिटी 0.30, राइट। एक आ जाएगी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.40, एक आ जाएगी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.30, राइट। तो 3 आपके पास एनपीवीज आ जाएंगी, तो आप उनका एवरेज निकाल लो, क्योंकि निकालना तो क्या है, एवरेज एनपीवी। आप इंडिपेंडेंट वाले केस की तरह भी कर सकते हो कि आप एवरेज कैश फ्लो कंसिडर कर लो, ठीक है। एवरेज कैश फ्लो ले लो फॉर द ईयर 1, फॉर द ईयर 2 एंड द ईयर 3। लास्ट में आप क्या कर लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो ऑफ दीज
जो एवरेज इनफ्लोज हमारे पास आए थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, माइनस कर दो, आउटफ्लो एनपीवी निकल के आ जाएगा, राइट। सिमिलरली आप निकाल सकते हो फॉर द प्रोजेक्ट वाई एज वेल, राइट। अब पॉइंट क्या है, दोनों की एनपीवी आ जाएगी, कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए बेस्ड ऑन दी एनपीवीज। नाउ सेकेंड आपसे पूछा है, यू नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालाइज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यानी कि एनपीवी के बेस पे तो आप ऑलरेडी बता चुके हो कि कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे भी बताओ। अब हमारे पास दो ऑप्शन, अगर आप इस डेटा को कंप्लीटली डिपेंडेंट मान के एनपीवीज निकाल चुके हो, तीनों ही जो ये प्रोबेबिलिटीज दी हैं इनके लिए, राइट, अगर आप ऐसा कर चुके हो, ठीक है, तो आप एनपीवी वाला डेटा कंसिडर करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप इस डेटा को कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं मान रहे, आप कैश फ्लो ले रहे हो, पहले एवरेज कैश फ्लो ले रहे हो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग द एनपीवी, यानी आप उस डेटा को क्या नहीं मान रहे, कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं मान रहे, तो आप क्या करोगे, फिर कैश फ्लो वाला डेटा ही लो, ठीक है। ईयर 1 के कैश फ्लोज लो, ईयर 2 के कैश फ्लोज लो, ईयर 3 के कैश फ्लोज लो, तीनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, तीनों की अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, और लास्ट में जब हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस लेते थे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, फिर क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का स्क्वायर करते थे, सम करते थे, बोलते थे वेरिएंस आ गया, राइट, और जब वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट करते थे तो बोल देते थे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो आपको ये लंबा प्रोसीजर नहीं करना, तो आप एनपीवी भी लेकर कंसिडर कर सकते हो कि जो एनपीवी वाला डेटा है, जिसमें क्योंकि हम ऑलरेडी कम्प्लीटली डिपेंडेंट मान के एनपीवीज निकाल चुके हैं, राइट, 3 एनपीवीज होंगी और 3 ही उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल आप फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के आ सकते हो। सेम यू हैव टू डू फॉर दी प्रोजेक्ट बाय, करेक्ट। फटाफट से इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, न्यू नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पा रहे होगे, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब सॉल्यूशन में आप देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एवरेज कैश फ्लोज निकाले हैं फॉर दी 3 ईयर्स, ये लिए इन्होंने एवरेज कैश फ्लोज, इनकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू, यानी इन्होंने इसको कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं माना, और इन्होंने क्या किया, एवरेज कैश फ्लोज निकाले, वो एवरेज कैश फ्लोज को कंसिडर किया फॉर कैलकुलेटिंग दी एनपीवी, यानी कि पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, पीवी ऑफ इनफ्लोज आ गया, राइट। पीवी ऑफ इनफ्लोज में से इन्होंने माइनस कर दिया क्या, आउटफ्लो, क्या आ गया हमारे पास निकल के, एनपीवी फॉर दी प्रोजेक्ट एक्स, राइट। प्रोजेक्ट वाई के लिए भी इन्होंने सेम ही चीज़ की है, 3 साल का प्रोजेक्ट है और आपको पता है कि तीनों साल में सेम ही कैश फ्लो होगा, तो इन्होंने एक बार में ही एवरेज निकाल दिया, जैसे हम कर रहे थे पहले भी, राइट। क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया विद दी प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर, क्योंकि 3 साल का ये सेम कैश फ्लो होगा ऑफ 45.5, 45.5, 45.5, तो एक साथ ही इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, निकाल दिया क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी इनफ्लोज, माइनस किया क्या, आउटफ्लो, निकल के क्या आ गया, एनपीवी। अब आप देखो एनपीवी ज़्यादा है प्रोजेक्ट एक्स की, तो प्रोजेक्ट एक्स को टेकअप करना चाहिए इफ़ वी लुक एट दी एनपीवी एज अ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट दी प्रोजेक्ट, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर कम्प्लीटली डिपेंडेंट मानोगे तो आपके पास एक अलग तरीका है सॉल्व करने का, आंसर सेम आएगा, बट अगर आप इसको कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं मान रहे जैसा कि इन्होंने किया है, तो आप क्या कर सकते हो, कैश फ्लो लो, एवरेज कैश फ्लोज लो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, एनपीवी कैलकुलेट कर लो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपका ठीक होगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, ये क्या निकाला हमने अभी, आप देखो ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए, ईयर 3 के लिए हमने क्या निकाल लिया है, मीन निकाल लिया, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के लिए हम मीन निकाल चुके हैं, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है फॉर ईयर 1, 2 एंड 3, तो मुझे मीन तो पता है, राइट, मीन पता है, क्या करना होता है, डेविएशन लेनी होती है, डेविएशन किससे लेते हो, एक्स से, ठीक है। वो डेटा भी हमें दिया हुआ है 30, 50, 65, 30, 40, 55, 30, 40, 45, राइट, वो डेटा भी हमें दिया हुआ था। फिर क्या करते हो, डेविएशन का स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया विद दी प्रोबेबिलिटी, सम कर लिया, जो ये सम किया इन्होंने तो क्या आया, वेरायंस, वेरायंस का स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ईयर 1,
2 एंड 3 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। फिर क्या करना होता है, हमें निकालनी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रेजेंट वैल्यू, राइट। प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व कराया था तो मैंने बता दिया था कि इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम जो फैक्टर है उसका स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब मैं टेबुलर फॉर्मेट में समझाया था तो मैंने क्या बोला था, आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू पीवी फैक्टर, फिर आपको इसका स्क्वायर करना है, राइट। स्क्वायर करना है, फिर इनका सम करना है, क्या निकल के आएगा हमारे पास, वेरायंस, राइट। वेरायंस निकल के आएगा, उसका अंडर रूट जब आप करते हो तो हमारे पास, जब आप वेरायंस का अंडर रूट करते हो तब आपके पास क्या निकल के आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। अब आप देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करना था ना पीवी फैक्टर से, इन्होंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, वेरायंस, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा while calculating the present value factor, करेक्ट। या तो आप टेबल फॉर्मेट में जैसे बताया था वैसे कर लो, वो और इजी रहेगा आपके लिए। आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना सिंपली, ठीक है, उनका स्क्वायर कर देना, बाद में मल्टीप्लिकेशन पे जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना, सम करना, वेरिएंस आ जाएगा, अंडर रूट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, करेक्ट। प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम चीज़ है। बस हो क्या रहा होगा कि जब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू है ऑफ द मीन, सेम ही कैश फ्लोज हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों ही ईयर्स का सेम आएगा, विच इज़ 3.50। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, 3.50, 3.50, 3.50 ऐसे ले लो, 1, 2 एंड 3 के लिए, ईयर के लिए, राइट। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लो पीवी फैक्टर, मान लो कुछ भी आ रहा है, 0.809 है, 0.708 है, 641 है, ठीक है, कुछ भी मान लो। आप क्या करो, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करो विद द पीवी फैक्टर, कुछ एक आपके पास अमाउंट्स आ जाएंगे, इनको आप फिर स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर करके लास्ट में सम करोगे, इसको बोलोगे वेरायंस, अंडर रूट कर दोगे तो बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, टेबुलर फॉर्मेट में कर रहे हो या फिर इस तरीके से लीनियरली जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वैसे कर रहे हो। इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं यही सजेस्ट करती हूँ, 5 सेकंड लगते हैं टेबल बनाने में, टेबल बनाओ, सॉल्व करो, दैट इज़ मच बेटर। मैंने समझाया भी टेबुलर फॉर्मेट में ही है। अगर आपको लीनियरली समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, बट आपको समझ में आता है तो आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं होगी, आपको इतनी प्रैक्टिस है, तब आप फिर इस पे जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँ, टैबुलर फॉर्मेट में ही सॉल्व किया करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी और ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक वाले क्वेश्चंस भी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है। क्या लिखा है, शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट दी है, प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट दी है, यानी आउटफ्लोज बता दिए। यू हैव बीन गिवन बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा में कैश फ्लो नहीं दिया, एनपीवी दी हुई है विद दी प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको पोर्टफोलियो के टाइम पे भी बोला था, एडवांस कैपिटल बजटिंग के टाइम पे भी बोला था कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, कि आपको कैश फ्लो दिया है या फिर आपको दिया गया है एनपीवी, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी कई जगह आपको प्राइस दिया होता था, कई जगह आपको रिटर्न दिया होता था, और फिर कैलकुलेशन दोनों में डिफर करती है। तो यहाँ पे आपको एनपीवी दिया हुआ है, दिस you will remind for the question. Now, compute the expected NPV of the projects A and B. क्या आप expected NPV नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? expected मतलब average, average निकालना हमें आता है। कैसे निकलता है? probability से multiply करो, sum करो, आ गया expected NPV. Now, compute the risk attached to each project, standard deviation of each probability distribution. क्या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाओगे? इसको x मान लो, इसको y मान लो, अलग अलग दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता? बहुत अच्छे से आता है, निकाल लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और क्या पूछा है, कंप्यूट दी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। आपको अगर नहीं पता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे आप एनपीवी निकालते हो तो एनपीवी में आप क्या चीज़ें कंसिडर करते हो, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो,
यही कंसिडर करते हो। जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखना होता है तो आपको बेसिकली बताना होता है कि आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में कितने इनफ्लोज हैं। दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में कितने इनफ्लोज हैं ये आपको बताना होता है। यानी कि सिंपली हमें करना क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय आउटफ्लोज, दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड स्टेट विद रीजंस। आप इतनी सारी चीज़ें निकाल चुके हो, आप एनपीवी निकाल चुके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल चुके, क्या आप अब ये नहीं बता पाओगे कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए? ऑफ कोर्स बता पाएंगे। फटाफट से देख लो सॉल्यूशन, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको दो तीन चीज़ें पूछी गई हैं, डेटा भी बहुत सिंपल सा दिया हुआ था। देखो, प्रोजेक्ट ए था, बी था, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी थी, कैसे निकाला, मल्टीप्लाई किया, सम किया, राइट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, बहुत आराम से निकल सकता है, हमें आता है निकालना, राइट। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैंने बता दिया आपको, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द आउटफ्लो दैट यू इनकर इनिशियली टू टेक अप द प्रोजेक्ट, दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लास्टली आपको कंक्लूजन लिख के आना है, राइट। कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात कर लेते हैं। Following are the estimates of the net cash flows and probabilities of a new projects of Messrs X Limited। क्या बोला, आपको कैश फ्लोज दिए हैं न्यू प्रोजेक्ट के और उनकी प्रोबेबिलिटीज मेंशन करके दी हुई हैं। कैसे दिए उन्होंने, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दी, ठीक है, 4 लाख की। प्रोबेबिलिटी दी है 3, जिसमें कि आपको एस्टिमेटेड नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज दिए हुए हैं पर ईयर फॉर ईयर 1 to 5। एंड लास्टली आपको साल्वेज वैल्यू दी हुई है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी ये भी आपके लिए एक तरीके से इनफ्लो है, राइट। पॉइंट क्या है, आपको बोला एक्सपेक्टेड एनपीवी बता दो ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या आप नहीं बता पाओगे? एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है, ठीक है। हमें आउटफ्लोज पता है तीनों ही सिचुएशन में, हमें तीनों ही सिचुएशन में इनफ्लोज पता है, राइट। हमें डिस्काउंटेड रेट दिया हुआ है 10% का, एनपीवी निकालनी है। एनपीवी के लिए चाहिए क्या होता है, हमें क्या करना है, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो तो इन्होंने मुझे बता दिया कि 4 lakhs का आउटफ्लो है, राइट। इनफ्लोज जो मुझे कंसिडर करने हैं, तो इनफ्लो के लिए मुझे 3 इनफ्लोज दिए हुए हैं फॉर 1st to 5th ईयर। एंड देन 5th ईयर में मुझे और कुछ भी दिया हुआ है, साल्वेज वैल्यू, यानी ये भी मेरे लिए क्या है, इनफ्लो ही है। मुझे ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो क्या मैं इनमें से रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करूँ कि 1 to 5 ईयर में इन तीन में से 120 होगा और 5th ईयर में 20 होगा, और फिर मैं उसी को एज इनफ्लो कंसिडर करके एनपीवी निकाल लूँ? आंसर इज़ नो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालनी पड़ेगी एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे निकालूंगी कि 1st to 5th ईयर में ये 3 कैश फ्लोज हैं, इनकी ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो मुझे एवरेज पता चल जाएगा। और 5th ईयर में भी ये 3 कैश फ्लोज हैं विद दीज प्रोबेबिलिटीज़, तो मुझे एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज कैश फ्लो पता चल जाएगा फॉर दी 5th ईयर, एंड एवरेज ही कैश फ्लो पता चल जाएगा फॉर द ईयर 1 to ईयर 5, करेक्ट। अब मेरे पास कितने इनफ्लोज हैं, 2 इनफ्लोज पता होंगे, एक 1 to 5 का, एक 5th ईयर का, राइट। तो 1 to 5 ईयर वाला जो कैश फ्लो आएगा, एक तो मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करनी है, एक जो ये 5th ईयर वाला कैश फ्लो आएगा, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये 5th ईयर वाला जो कैश फ्लो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। वेयर एज 1 to 5 ईयर्स के जो कैश फ्लोज हैं, दैट मीन्स दिस कैश फ्लो विल बी इनकर्ड फॉर एवरी ईयर फॉर दी 5 ईयर्स। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ऊपर सीखा था कि अगर सेम कैश फ्लो होता है फॉर सम ईयर्स, तो हमें वो जितने भी ईयर्स हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम कंसिडर करना होता है वाइल कैलकुलेटिंग दी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पीवी ऑफ इनफ्लोज, ठीक है। माइनस कर देंगे आउटफ्लो से, जो कि 4 लाख ही दिया हुआ है, तो आप इसका एवरेज निकाल भी लोगे तो 4 लाख ही आएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे, हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस एनपीवीज, यानी आपसे पूछा है कि वर्स्ट केस में क्या एनपीवी होगी और बेस्ट केस में क्या एनपीवी होगी। अब आप देखो,
वर्स्ट केस मीन्स कैश फ्लो जितना कम हो सके उतना कम कैश फ्लो होगा। यानी कि देखो, अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्स्ट कैश फ्लो क्या है, कि 1 लाख का कैश फ्लो हो एवरी ईयर एंड 20,000 की साल्वेज वैल्यू। क्योंकि देखो, इन दोनों केस में कैश फ्लो ज़्यादा है, साल्वेज वैल्यू भी ज़्यादा है। तो वर्स्ट केस के लिए आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा डेटा, राइट। एनपीवी तो आप इजीली निकाल पाओगे। बेस्ट केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट केस में आप देखो ये वाला जो कैश फ्लो है क्या ये बेस्ट लग रहा है आउट ऑफ देम ऑल। देखो 1 लाख है, 1,10,000 है, उससे बेटर क्या है 1,20,000 हो जाए और 60,000 की साल्वेज वैल्यू हो जाए। तो क्या आप इस डेटा को कंसिडर करके एनपीवी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो बेस्ट केस एनपीवी भी पता चल जाएगी आपको और वर्स्ट केस एनपीवी भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली डिपेंडेंट ओवर टाइम एंड इंडिपेंडेंट ओवर टाइम। यानी कि जो वर्स्ट केस में, ये जो वर्स्ट केस था, वर्स्ट केस में कौन सा डेटा यूज़ किया था, ये वाला डेटा यूज़ किया था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम मान लें कि ये जो डेटा था ये डिपेंडेंट था ओवर टाइम। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट था तो क्या होता था, देखो डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर ईयर 1 में 1 लाख हुआ, ठीक है, तो ईयर 2 में भी 1 लाख होगा, ईयर 3 में भी 1 लाख होगा, और ये आपस में डिपेंडेंट हैं। यानी 1 ईयर में अगर 1 लाख हुआ, फर्स्ट ईयर में अगर 1 लाख हुआ तो सेकेंड ईयर में भी 1 लाख ही होगा, थर्ड ईयर में भी 1 लाख होगा। दिस डिपेंड्स ऑन दिस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, जिसकी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। अगर ये आपस में कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, विच इज़ 0.3, जो कि आपको दी हुई है। लेकिन अगर ये हो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि 1 लाख का कैश फ्लो होगा इन ईयर 1, ठीक है, लेकिन 1,10,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है आगे आने वाले ईयर्स में, ठीक है। कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ईयर 1 में अगर 1 लाख हुआ तो ईयर 2 में 1,10,000 नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने 1,10,000 नहीं हो सकता, दिस मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। लेकिन आपने जब वर्स्ट केस एनपीवी निकाला तो आपने क्या बोला कि हर ईयर कितना होगा, 1 लाख का कैश फ्लो होगा, राइट। यानी आपने अब खुद से ये चीज़ डिसाइड की कि 1 लाख का कैश फ्लो होगा इन ईयर 1, 1 लाख का ही कैश फ्लो होगा इन ईयर 2, 1 लाख का कैश फ्लो होगा इन ईयर 3, 4 एंड 5 एज वेल। तभी क्या बनेगा, ये वर्स्ट केस बनेगा, राइट। तो जब आप ऐसा सिनेरियो खुद से बनाते थे, जैसे मॉडरेटली डिपेंडेंट था, उसमें आप खुद से डिसाइड कर लेते थे ना कि ईयर 1 में ये कैश फ्लो है, तो एक बार ईयर 2 में हम कैश फ्लो कंसिडर कर लेते हैं 100 का, एक बार कैश फ्लो कंसिडर कर लेते हैं 200 का इसके साथ, एक बार इसके साथ कैश फ्लो कंसिडर कर लेते हैं 300 का, करते थे ना ये चीज़। तो वर्स्ट केस के लिए भी आपने क्या किया, खुद से कैश फ्लो सेलेक्ट किए। तो जब आपने खुद से कैश फ्लो सेलेक्ट किए तो आपने क्या बोला, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3। जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना मॉडरेटली डिपेंडेंट वाले केस में, क्योंकि हम खुद से सिलेक्ट कर रहे होते थे कैश फ्लोज, राइट। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ओवर टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.3 की पावर 5 निकालना पड़ेगा। दिस विल बी आर प्रोबेबिलिटी इन दी वर्स्ट केस। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मॉडरेटली डिपेंडेंट वाला जो केस था उससे लिंक करके सोचना, समझ में आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 3 streams ऑफ कैश फ्लोज which are represented by each column of the table with the given probabilities। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो डेटा था ये हमारा कैसा डेटा है, देखो आपको कंसिडर करना है इसमें कि ये 3 जो कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं, यही 3 कैश फ्लोज हो सकते हैं, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। इसके बेस पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के बताना है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये डेटा कम्प्लीटली डिपेंडेंट दिख रहा है अभी, ये आंसर इज यस, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ही है, क्योंकि आपको एक प्रोबेबिलिटी दी है और आपको बोला है कि एवरी ईयर फिर ये 1 लाख का ही कैश फ्लो होगा और सैलवेज वैल्यू 20 की ही होगी। यानी कि कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑफ द ईयर 1 का कैश फ्लो कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट वाला केस बन गया। इन्होंने भी आपको यही बोला है कि आप ऐसा अज्यूम कर लो कि 3 ही स्ट्रीम्स हैं ऑफ द कैश फ्लोज और उस बेस पे आप निकाल दो कि क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करते थे कम्प्लीटली डिपेंडेंट वाले केस में, एनपीवी निकाल लेते थे, राइट।
अब आप देखो, आप 2 एनपीवीज़ तो ऑलरेडी निकाल चुके हो। एक तो ये वर्स्ट केस वाली, एक बेस्ट केस वाली, राइट? एक एनपीवी आप और निकाल लो, ठीक है? 3 एनपीवीज़ हो जाएँगी विथ देयर प्रोबेबिलिटीज़, राइट? डेटा कंप्लीट हो गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा और कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकल जाएगा। नाउ लास्टली आपसे पूछा है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशंस बताइए ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इट्स एवरेज प्रोजेक्ट which is in the range of 0.95 to 1. If the coefficient of variations of the project is found to be less risky than average, 100 basis points are deducted from the company's cost of capital. यानी कि देखो, अगर आपने यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, तो मान लीजिए अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 0.94, यानी कि एवरेज जो ये वैल्यू आपको दी हुई है, जो रेंज दी हुई है, इससे कम आ रहा है, यानी लेस रिस्की है देन दी एवरेज, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, विच मीन्स 1% से उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर दी जाएगी, विच मीन्स कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिस्क, रिस्क कम है, तो ऑफकोर्स जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो भी कम कर रहे होंगे। अगर आपका जो इन्वेस्टर है वो कम रिस्क एक्सपेक्ट करेगा, अगर कम रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, तो कंपनी की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, सिंपली अगर आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एवरेज से कम आ रही है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आप 1% से कम कर दोगे। अगर आप 1% से कम कर देते हो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो अब आपने जो एनपीवी निकाली होगी वो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किससे निकाला होगा, आपने 10% के रेट से, राइट? तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही चेंज हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवी फैक्टर दूसरा वाला कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा, पीवी फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा विद दी चेंज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? एक बार फटाफट से मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। थोड़ा सा शायद समझने में आपको लगा हो इसमें डिफ़िकल्ट, ठीक है, बट समझ में फिर भी आ जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि आप बताइए एक्सपेक्टेड एनपीवी कितनी है ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी मींस एवरेज एनपीवी निकालना है। तो हमने क्या किया, एवरेज कर लिया कैश फ्लोज को, राइट? क्या किया, एवरेज कर लिया कैश फ्लोज को, और सिमिलरली हमने माइनस कर दिया होगा उसमें से क्या, हमारा आउटफ्लो। हमारे पास क्या आ जाएगा, एनपीवी निकल के आ जाएगा। ऑफ कोर्स हमने एवरेज कैश फ्लोज कंसिडर किए थे, तो एनपीवी भी कैसा होगा, एवरेज होगा, जिसे कि हम एक्सपेक्टेड एनपीवी बोलते हैं। नेक्स्ट केस में हमसे पूछा था कि एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगी अगर हम सिर्फ वर्स्ट केस कंसिडर करें। तो वर्स्ट केस में मैंने बता दिया था कि आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ 1 लाख का ही कैश फ्लो होगा एवरी ईयर, और साल्वेज वैल्यू मिलेगी हमें 20,000 की, क्योंकि वही वर्स्ट कैश फ्लोज हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 लाख का कैश फ्लो ले लिया फॉर द फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर, एंड 20,000 की ले ली साल्वेज वैल्यू। जब हमें निकालना है इसका एनपीवी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो सिर्फ फिफ्थ ईयर का था, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फिफ्थ ईयर से मल्टीप्लाई किया। वेयर एज ये जो 1 लाख था, दिस इज द कैश फ्लो दैट विल हैपन एवरी ईयर, राइट? फॉर द द नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव, आई गेस 5 ईयर्स, राइट? तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस कर दिया क्या, आउटफ्लो फ्रॉम दिस इनफ्लो, क्या निकल के आ गया हमारे पास, एक्सपेक्टेड एनपीवी इन दी वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या क्या कैश फ्लोज थे हमारे पास, 1,20,000 का कैश फ्लो था फ्रॉम द ईयर 1,20,000 का कैश फ्लो था फ्रॉम ईयर 1 to 5, एंड 60,000 की साल्वेज वैल्यू थी। इसको मल्टीप्लाई किया विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर 5, इसको मल्टीप्लाई किया विद प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर फ्रॉम ईयर 1 to 5, राइट? माइनस कर दिया, आउटफ्लो हमारे पास। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इस केस को डिपेंडेंट केस अज्यूम कर लेते हैं, तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा होगा कि बस फर्स्ट ईयर में एक बार 1 लाख होने दो, ठीक है? फिर एवरी ईयर क्या होगा, 1 लाख का ही कैश फ्लो होगा, और सैलवेज वैल्यू भी आपको 20,000 की ही मिलेगी। दिस इज़ व्हाट यू मीन व्हेन यू से कि डेटा जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो सिर्फ ये 1 लाख ही तो देखना है ना हमें कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3, राइट? अगर ये हो गया तो इसके आगे वाली चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी मानेंगे, 0.3 की प्रोबेबिलिटी मानेंगे। लेकिन अगर मैं इस डेटा को इंडिपेंडेंट मान लूँ, यानी कि 1 लाख भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 1,10,000 भी हो सकता है, फिर वापस से थर्ड ईयर में 1 लाख हो सकता है। तो मुझे वर्स्ट केस बनाने के लिए क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि भले ही कुछ भी हो सकता है इस केस में, लेकिन हो क्या रहा है कि 1 लाख ही हमारा कैश फ्लो हो रहा है एवरी ईयर। यानी हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, राइट? लेकिन क्योंकि मुझे इसे वर्स्ट केस बनाना है, तो क्या कर रही होंगी मैं,
मैं अज्यूम करूँगी कि 1 लाख ही कैश फ्लो हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है? अब ये ही कैश फ्लो होगा एवरी ईयर का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 लाख की प्रोबेबिलिटी है 0.3, फिर 1 लाख की प्रोबेबिलिटी है 0.3, फिर इस 1 लाख की भी प्रोबेबिलिटी है 0.3। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं मॉडरेट डिपेंडेंसी वाले कैश फ्लो के केस में करती थी, क्योंकि उसमें भी कुछ भी हो सकता था। बट मैं ये अज्यूम करती थी कि मुझे एनपीवी निकालनी है, मैं ये अज्यूम करूँगी कि कैश फ्लो 1 लाख के बाद 1 लाख ही होगा एंड देन 1 लाख ही होगा। तो मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, यानी मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.3 को 5 टाइम्स। दिस मीन्स मुझे करना पड़ेगा 0.3 की पावर 5। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? ये अज्यूम करके कि यही 3 कैश फ्लोज हो सकते हैं। दिस मीन्स कि कंप्लीट डिपेंडेंसी वाले केस में आपसे पूछा गया था कि आप बताइए क्या एनपीवी हमारे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास आएगा। तो आपने क्या बोला, कंप्लीट डिपेंडेंसी के लिए ही हमने क्या निकाला था, 2 कैश फ्लोज तो हम निकाल चुके हैं, सॉरी 2 एनपीवी तो हम निकाल चुके हैं। एक वर्स्ट केस में, एक बेस्ट केस में। एक बेस केस और था, मीन्स द मिडल वन, उसके लिए भी हमने क्या निकाल दिया, एनपीवी निकाल ली। अब जब हम एनपीवीज निकाल लेते हैं तीनों ही केसेस में, तो हम क्या करते हैं फिर, बाद में एवरेज करते हैं। कर दिया इन्होंने एवरेज। या तो हम क्या करते हैं, एवरेज कैश फ्लो लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस में लिया था, एवरेज कैश फ्लो लिया था, फिर हमने क्या किया था, एनपीवी निकाल ली थी, राइट? एनपीवी कैसे आई थी, एवरेज आई थी। यहाँ पे क्या किया हमने, हमने निकाला बेस्ट केस और वर्स्ट केस में एनपीवी, करेक्ट? बेस केस में भी एनपीवी निकाल ली। अब जब हम एनपीवी कंसिडर कर रहे हैं, हमने कोई भी कैश फ्लो एवरेज नहीं करे थे कंसिडर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एनपीवी निकालने के लिए अब हमारे पास 3 एनपीवीज हो गई हैं, हमें एवरेज करना पड़ेगा। हमने किया एवरेज। अब मेरे पास मीन एनपीवी भी है, ठीक है? अब मेरा डेटा कैसा हो गया, एनपीवी वाला डेटा हो गया, राइट? एनपीवी एंड प्रोबेबिलिटी और मीन मैं ऑलरेडी यहाँ पे ही निकाल चुकी हूँ। मैंने क्या किया, मीन कंसिडर किया। ये मैंने क्या लिया है, डेटा एनपीवी वाला लेना है। अब याद रखना, ये एनपीवी आप निकाल के आए हो ना, ये एनपीवी वाला डेटा आप कंसिडर होगा, ठीक है? चलिए, एनपीवी वाला डेटा कंसिडर होता है ना कंप्लीटली डिपेंडेंट में, वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। आप निकाल पाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन भी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। लास्ट पार्ट में उन्होंने आपसे कहा था कि अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ जाता है फ्रॉम द एवरेज, एवरेज कितना था 0.95 टू 1, ठीक है? अगर इससे कम आ जाता है तो 100 बेसिस पॉइंट से आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा, मीन्स 1% से कम हो जाएगा। तो हमारा नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा 9% का। अब मुझे क्या करना है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है तो आपकी एनपीवी पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, एनपीवी पे इम्पैक्ट आ रहा होगा। अब आपको नई एनपीवी निकालनी है, नई एवरेज एनपीवी निकाल के बतानी पड़ेगी, ठीक है? अब आपको याद होगा आप एक बार एवरेज एनपीवी तो निकाल चुके हो, यहाँ पे आप एवरेज नेट कैश फ्लोज लिए थे, पीवी किया था, ईएनपीवी बताई थी। तो अब नई वाली ईएनपीवी बतानी है, तो बस सिंपल क्या करना पड़ेगा, नेट कैश फ्लोज हमारे पास हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा यूजिंग द रेट 9%। वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है। कैश फ्लोज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, पीवी कर लिया इन्होंने यूजिंग दी 9% का रेट। हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल के आ गया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट and the last question for today is our question number 8, right? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। XY Limited has under its consideration a project with the initial investment of 1 lakh, outflow दे दिया, 3 probable cash flows दे दिए with the probability of occurrence have been estimated below। ये 3 आपको कैश फ्लोज दे दिए विद देयर प्रोबेबिलिटी। प्रोजेक्ट की लाइफ बता दी 5 ईयर्स की, डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बता दिया 20% का, एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यूज़ भी बता दी आपको, सैल्वेज वैल्यू बता दी है ऑफ दी 3 प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है? यहाँ पे अगर आप सैल्वेज वैल्यू भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 0, 20,000 एंड 30,000, ठीक है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबल एनपीवी, the worst case and the best case NPV, say the probability of occurrence of the worst case if the cash flows are perfectly positively correlated over time। क्या ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ी सी कम चीज़ें पूछी हैं, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, राइट? अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? इन केस आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में
तो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। इवन टेलीग्राम पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? प्लीज़ सिर्फ टेक्स्ट ही करना। नंबर है 8700408933, ठीक है? 8700408933, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। आपका कोई भी डाउट है वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करवा दूँगी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन रहेगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल सॉल्व दी क्वेश्चंस। आई होप हमारे ये जो 3 पार्ट थे जिसमें कि हमने स्टैटिस्टिकल टेक्नीक वाला जो पार्ट था वो ख़त्म किया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चंस भी बहुत ईज़िली समझ में आ गए होंगे। बाय हैंड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा, ये जो एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट बहुत, चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाय हैंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे ही सोचते रहोगे कि ये प्रोसेस होगा मुझे याद रहेगा, तो मे बी आप जब बाय हैंड एक्चुअली सॉल्व करने जाओगे टेस्ट में या किसी मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम में, तो शायद आपको फिर वो प्रोसेस समझ में ना आए कि एक्चुअली में करना क्या था, जबकि आपको प्रोसेस पता होगा, ठीक है? तो बाय हैंड प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट का, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।